हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या महत्व और लाभ होते हैं। वो अभी आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट है वो अलग अलग पक्षकारों को है, अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनको अलग अलग तरह का बेनिफिट है। जैसे कि हम बात करें मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट थोड़ा अलग है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट थोड़ा अलग है। और इसी तरह इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट, इन सब के लिए भी हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम जो इम्पॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो मैनेजर्स के लिए क्या क्या है वो हम अभी इस लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैनेजर्स को कौन कौन से एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग से, उसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके गाइड इन रिड्यूसिंग प्राइस। गाइड इन रिड्यूसिंग प्राइस मतलब कि प्राइस को कम करने में क्या करना, हेल्प करना, प्रबंधकों को गाइड करना। ठीक है, अब प्राइस को रिड्यूस क्यों करना है, प्राइस को रिड्यूस इसलिए करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स क्या करें, हमारी कंपनी के या हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीदे। तो हमेशा मैनेजर्स यही ट्राई करते हैं कि कैसे हम अपनी मार्केट में कम से कम प्राइस में हमारे प्रोडक्ट को उतार सके। तो अगर उनको प्राइस को रिड्यूस करना है तो उनके पास प्रॉपर क्या होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग की हुई होनी चाहिए। क्यों, अगर प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग उनके पास है, उनके पास अपने एक्सपेंसेस पूरे प्रॉपर लिखे हुए हैं, तो फिर उसके बेस पे वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किन चीज़ों को कम करना है, कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो अगर वो प्राइस रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे। तो प्राइस रिडक्शन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करना, एफिशिएंसी का मेजरमेंट करना। एफिशिएंसी कौन सी, एफिशिएंसी वर्कर की भी हो सकती है, एफिशिएंसी मैनेजर्स खुद की भी हो सकती है, मैनेजर्स की भी, कि मैनेजर्स ये देखना चाहते हैं कि हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या हमारे वर्कर कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कहीं वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, वर्कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैनेजर को ये बातें पता कहाँ से चलेगी, उनके लेबर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से। लेबर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक क्या है, टेक्निक है। ठीक है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि वो लोग अपने लेबर का टाइम, गिवन स्टैंडर्ड टाइम और उनका आइडियल टाइम सब कुछ लिख लेते हैं और उनकी वेजेस रेट भी लिखी हुई होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि हम अपने वर्कर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो एफिशिएंसी का पता करना चाहते हैं तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल है उससे फिर उसको पता करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैनेजर की एफिशिएंसी को भी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आप ये सोच रहे होंगे कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी को कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कैसे पता किया जा सकता है। अगर हमारी कॉस्टिंग सही तरीके से कैलकुलेट हो रही है, हमारे सेलिंग प्राइस सही तरीके से सेट किए जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन सही तरीके से हो रही है, हमारे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल रह रही है, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल रह रहा है, हमारे प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक ग्रेट मैनेजमेंट की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में से देखेंगे, तो इसका मतलब हमारे मैनेजमेंट भी क्या चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब है एक्शन अगेंस्ट द अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। बिजनेस में जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे नॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं, आगे हम बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज क्या होते हैं। ये सब अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है। अब देखो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम कोई रॉ मटेरियल लगाएंगे ना तो वो किसी न किसी तरीके से वेस्ट होगा। जैसे मैं अगर पेट्रोलियम ऑयल की बात करूं तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं उसको ला करके स्टॉक में रखूँगी तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड का अगर मैं फर्नीचर बना रही हूँ और मैंने वुड ला करके रख दी, अब जब मैंने वुड लाई थी तब तो वो गीली थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, वो सूख करके थोड़ी सी हल्की हो गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो रिस जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये सारे जो लॉसेस होते हैं जो कि नॉर्मली किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में होने
नेसेसरी है या प्रोडक्शन प्रोसेस में एज यूजुअली होते ही है, तो वो सारे नॉर्मल लॉसेस आएंगे। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉसेस की बात करें तो एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे हैं जो कि केयरलेसनेस की वजह से, सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से, प्लांट या मशीनरी की खराबी की वजह से कुछ ऐसे लॉसेस हो जाते हैं। मटीरियल वेस्ट हो जाता है, केमिकल ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा मटीरियल ही पूरा ख़राब हो जाता है, या हमारे जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव बन जाते हैं। तो ये सारे लॉसेस ऐसे हैं जो एबनॉर्मल है और जो किसी पर्टिकुलर मिस्टेक की वजह से होते हैं। तो ऐसे लॉसेस जो हो रहे हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल, वो सब आएंगे अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ की तरफ। ठीक है, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकल रहा है, स्क्रैप का मतलब कचरा, वेस्टेज जो होता है ना प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन होने के बाद में कुछ वेस्टेज निकलता है, तो वो सारे वेस्टेज वगैरह है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब अनप्रॉफिटेबल, जिनसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके प्रति अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ पता कहाँ से चलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में ही हमको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है और हमारे स्क्रैप कितने हैं, ठीक है, हमारे सेल ऑफ स्क्रैप का वैल्यू कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलेगी वो प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ पता करने में और इनके खिलाफ कार्यवाही करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर्स होते हैं उनको कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, कई सारे पॉलिसी क्रिएशन करने होते हैं, तो पॉलिसी क्रिएशन और डिसीजन मेकिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। कैसे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ टेक्निक्स जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स, फिर एबीसी एनालिसिस हो गया, इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारे तो कुछ है ही है। तो ये सारे जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स मैनेजर को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये सारे टेक्निक किसके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर है असिस्ट इन द फिक्सिंग प्राइजेस, प्राइस को फिक्स करना। कौन सी प्राइस को, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने का, कि आपको सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिंपल सी बात है, हम अपने प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे लगे हैं उन सबको जोड़ के पहले क्या निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर हमारी टोटल कॉस्ट सही तरीके से निकली हुई है, ठीक है, अगर हमने टोटल कॉस्ट निकाली है तो हम सेलिंग प्राइस को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि अगर टोटल कॉस्ट सही है तो उसमें बस हमें ऐड ही क्या करना, अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि बिना कॉस्ट को पता करे हम अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखना कि हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं लग गई है। वो सब कैसे ध्यान रख पाएंगे, जब हम उनकी अपन प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कौन सी चीज़ें ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ वेस्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चल सकती है। तो अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर टू मेंटेन द प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, हमें प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब, इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, स्टॉक, और यहाँ पे स्टॉक कौन सा होगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है उसके लिए हमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम जो हमारा रॉ मटेरियल मंगाए वो कितने ऑर्डर्स में मंगाए, कितनी क्वांटिटी में मंगाए, हम कम भी नहीं मंगाए और ज़्यादा भी नहीं मंगाए, क्योंकि अगर हमने कम मंगा लिया तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल मंगा के रख दिया तो हमने बहुत ही ज़्यादा कैपिटल या कोई हमारे फंड का पार्ट वहाँ पे क्या कर दिया, एंगेज कर दिया। तो हमें मटेरियल के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और इसके लिए बहुत सारे इन्वेंट्री कंट्रोल के ट्रिक्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेटिंग ऑफ द स्टॉक लेवल्स, स्टॉक के लेवल को सेट करना। सेकेंड है ईओक्यू टेक्निक, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम एक ऑर्डर के अंदर कितना मटेरियल मंगवाए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी ना रुके और हमारा
मटेरियल वेस्ट भी ना हो और हमारा फंड एंगेज भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा एबीसी एनालिसिस में हम मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए पार्ट में वो मटेरियल रखते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होती है, और बी पार्ट में वो मटेरियल रखते हैं जिसकी क्वांटिटी ए से तो ज़्यादा होती है और प्राइस ए से थोड़ी कम होती है, और सी में वो मटेरियल रखा जाता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्राइस बहुत कम होती है। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है इन्वेंट्री के लिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ट्रिक्स किसके अंदर है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, ना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर है और ना ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर है। तो ये सारी ट्रिक्स किसकी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बजटिंग मतलब बजट बनाना। हम बजट बना सकते हैं अगर हम अपने एक्सपेंसेस का प्री एस्टिमेशन कर सकते हैं, हम पहले से ही ये पता कर सकते हैं कि हमें कितने खर्चे लगने वाले हैं, तो हम बजट बना सकते हैं। लेकिन हम एक्सपेंसेस का प्री एस्टिमेशन कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग होगी और हमें पता होगा कि प्रीवियसली जब हमने काम किया था तब हमारे कितने एक्सपेंसेस लगे थे। तो उस बेस पे, उस अनुमान के हिसाब से हम इस बार जो हम काम करने वाले हैं उसके एक्सपेंसेस का क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो जब हम अनुमान लगा सकते हैं तो हम बजट भी बना सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी मेंटेन द प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड वर्ड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब होगा प्रमाप, ठीक है। प्रमाप का मतलब पहले से ही सेट किया हुआ मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 किलो मूंगफली का तेल निकालने के लिए मुझे 5 किलो मूंगफलियाँ चाहिए होगी, 5 किलो मूंगफलियाँ खरीद के और मैं 1 लीटर तेल बना सकती हूँ। तो मैंने ये पहले सोचा कि मुझे 1 लीटर तेल बनाना है तो मुझे 5 किलो मूंगफली चाहिए होगी, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। लेकिन जब मैं एक्चुअली, ये तो सिर्फ मैंने सोचा है, लेकिन जब मैं एक्चुअली 1 लीटर तेल बनाने जाऊँ तो मुझे हो सकता है सिर्फ 4.5 किलोग्राम मूंगफली ही लगे, या हो सकता है मुझे 5.5 किलोग्राम मूंगफली लगे, या एग्जैक्ट 5 किलो मूंगफली भी लग सकती है। तो ये मैंने एक प्री एस्टिमेशन किया है, एक पहले से ही क्या किया है, सोचा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगी, प्रमाप, स्टैंडर्ड, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ही क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही मतलब एफिशिएंट टूल कह सकते हैं इसको। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करना होगा, और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मुझे क्या पता कि 1 किलो मूंगफली का तेल, 1 लीटर मूंगफली का तेल बनाने के लिए 5 किलो मूंगफली लगती है। मैंने 2 किलो क्यों नहीं बोला, मैंने 1 किलो ही क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं पहले से ही मूंगफली के तेल बनाती हूँ और मुझे पहले से ही मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि पहले हमने जब इतना तेल बनाया था तब हमें इतनी मूंगफली लगी थी, क्योंकि हमने पहले से लिखा हुआ है तो हमें सब पता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कर रखी है तो हम स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं और स्टैंडर्ड कंट्रोल को हम यूज़ भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, चेक ऑन एक्यूरेसी। चेक ऑन एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी को चेक करना। एक्यूरेसी मतलब कि हमने अपना काम कितने सही ढंग से किया है उसको चेक करना। हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की है वो कितनी प्रॉपर की है वो भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेगुलरली कॉस्ट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमें हमारी कमियां पहले ही पता चल जाएगी कि हमने क्या गलतियां की हैं और हम किस गलत वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, एडवांटेज थे, और ये एडवांटेज किसके लिए थे, मैनेजर्स के लिए थे। अभी इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में अब हम देखेंगे कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर एडवांटेज है साउंड वेजेस पॉलिसी। साउंड वेजेस पॉलिसी का मतलब होगा फेयर वेजेस पॉलिसी। अगर हम प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल ट्रिक को भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल अगर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम या तो उनको टाइम रेट सिस्टम से या फिर उनको पीस रेट सिस्टम से क्या करेंगे,
पेमेंट करेंगे। तो एक तरीके से वेजेस पेमेंट की क्या हो जाएगी, बेहतरीन एक फेयर पॉलिसी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। तो वर्कर को, एक एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से ये बेनिफिट हो जाएगा कि उनको एक सही तरीके से रेमुनरेशन तो दिया जा रहा है। कई बार ऐसा नहीं कि कई बार कम, कई बार ज़्यादा, या कई बार बिल्कुल पेमेंट ही नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं होगा। फिर अगर हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो हम प्रॉपर तरीके से वेजेस उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से उनका फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट होगा हायर बोनस प्लान्स। हायर बोनस प्लान्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि कुछ बोनस पेमेंट की और कुछ इंटेंसिव बोनस पेमेंट की कुछ प्लान्स है, जिसमें हाल से, रोवन, इमर्सन, टेलर, कुछ ऐसी टेक्निक है जिनके बेस पर उनको बोनस का पेमेंट किया जाता है। इन सबको इंसेंटिव प्लान्स कहते हैं, ठीक है, जिनको बोनस प्लान भी कह सकते हैं। तो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रॉपर लेबर कंट्रोल के लिए, एक प्रॉपर बोनस के लिए सब कुछ टेक्निक क्या की हुई है, सेट की हुई है, सब मेथड सेट किए हुए हैं। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम बोनस की भी क्या करेंगे, एक सही ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे उनको क्या मिलेगा, हायर बोनस मिलेगा, ठीक है। एक प्रॉपर बोनस की पेमेंट की क्या होगी, एक सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये उनको एक दूसरा बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट होगा मेजरिंग एफिशिएंसी। वर्कर की जो एफिशिएंसी है, कई बार क्या होता है, कुछ वर्कर तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम क्रिएट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और जिस टाइम का उनको पेमेंट दिया गया है उस टाइम में भी वो काम करने की बजाय गॉसिपिंग करते हैं। तो इसमें अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमें एफिशिएंट और अनएफिशिएंट वर्कर के बारे में पता चल जाएगा। तो वर्कर के लिए भी ये बेनिफिट है कि जो वर्कर रेगुलरली काम कर रहे हैं, जो एफिशिएंट है, फिर उनको सही तरीके से पेमेंट किया जाएगा। तो एक तरीके से वर्कर के लिए भी एक बेनिफिट है कि जो एफिशिएंट है उनका पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी ऑफ जॉब। उनकी जो जॉब है वो भी सिक्योर रहेगी, क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर होंगे, जिनके काम के बारे में हमें पता होगा कि ये काम करने वाले वर्कर हैं जो रेगुलरली काम करते हैं, फिर उनकी जॉब की क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी। उनको अनसिक्योरिटी फील नहीं होगी कि दूसरों की वजह से हमें भी निकाल दिया जाएगा, ऐसा फिर उनके अंदर एक फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट थे वर्कर के। अब कुछ एडवांटेज है जो कि दूसरी पार्टीज़ को होते हैं, इन्वेस्टर को और क्रेडिटर को। इन्वेस्टर और क्रेडिटर को क्या बेनिफिट होंगे कि अगर हम प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हमारे कॉस्टिंग के क्या क्या हमारे ट्रिक्स है, क्या टेक्निक्स है, हमको पता है, हमारे बिजनेस की कॉस्टिंग कितनी आती है, सब कुछ हमने अगर कंट्रोल कर रखा है, सब कुछ मैनेज कर रखा है, तो बाहर वाली जो पार्टीज़ है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने क्या कर रखा है, बिजनेस में पैसा लगा रखा है, ठीक है। क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर वो है जो बिजनेस को क्रेडिट पे क्या देते हैं, माल देते हैं, क्रेडिट पे मटेरियल देते हैं। तो ये लोगों ने बिज़नेस के अंदर अपना पैसा लगा रखा है, इनका बिज़नेस में पैसा बाकी है, तो ये लोग चाहेंगे कि वो बिज़नेस कैसा रहे, बेनिफिट रहे और प्रॉफिट में चलता रहे, ठीक है। तो इनको भी एक राइट वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है बिज़नेस को कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, हम सही तरीके से चल रहे हैं, हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन तभी प्रोवाइड की जाएगी जब बिज़नेस को खुद को पता होगा कि हम सही वे में चल रहे हैं, और खुद को तभी पता होगा जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करने के बाद ही उनको पता चलेगा कि हम किस वे में जा रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी रह रही है, हमारे कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं कि बिजनेस किस वे में जा रहा है, ये जानने के लिए इनको हमेशा इच्छुक रहते हैं, ठीक है। तो रहेंगे क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस के अंदर क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो ये लोग भी इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन की जा रही है और इस बिजनेस का एकदम राइट वे में प्रॉफिट राइट वे में जा रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्टी है कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए तो इम्पोर्टेंस रहेगी ही। पहली इम्पोर्टेंस तो ये कि उनको कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। कम प्राइस पे मतलब जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम प्राइस पे उनको एक बेहतरीन एक अच्छा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा कम प्राइस में, ठीक है। फर्स्ट नंबर बेनिफिट तो ये। और दूसरा ये कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं अपन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर भी क्या होगा कि एक तरीके से कस्टमर्स को भी उसमें इंफॉर्मेशन लेने का क्या मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा। नहीं तो कस्टमर को कोई पता ही नहीं रहता है कि किस किस बिज़नेस में क्या क्या हो रहा है। लेकिन
अगर कस्टमर ये कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की जा रही है तो कस्टमर को भी एक प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कस्टमर को अब ये मैटर है कि कस्टमर को प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी जाएगी। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं मार्केट से, अब हम ज़्यादातर प्रोडक्ट में तो क्या देखते हैं, नाम और ब्रांड नेम और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अगर कोई खाने वाला प्रोडक्ट्स है तो उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट कैसे लिखे हुए हैं कि हमने कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या, आपने लिखा होगा प्रोटीन 0.5, व्हीट फ्लोर वगैरह, मतलब इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने क्वांटिटी के साथ में देखी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को किस फॉर्मेट में कैसे दी गई, अगर बिजनेस ने कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की है तभी तो वो कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि इस पैकेट को बनाने में हमें कितना कितना क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है। तो एक तरीके से सभी बिजनेस फिर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और फिर एक तरीके से कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ भी है कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन का क्या है, राइट है। तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये दो एडवांटेज मेन कस्टमर्स को होते हैं कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है और दूसरी उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। नहीं तो खाली पैकेट में सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट का कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ले लो, लेकिन अब बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवांटेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट है इस चीज़ में, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है बिजनेस से, गवर्नमेंट को बिजनेस से टैक्स लेना है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस को कितना प्रॉफिट होता है और वो सही तरीके का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार बिजनेस टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉफिट कम बता लेते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की जा रही है तो प्रॉफिट बिल्कुल राइट वे में, एक बिल्कुल राइट कैलकुलेटेड प्रॉफिट उनको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर वो अपना सही तरीके से टैक्सेशन कर पाएंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट।